हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हम अप्लाइड मैकेनिक्स के डू और डाई क्वेश्चंस देख रहे थे। याद रखिए, ये 26 क्वेश्चंस, ये 26 मिनट्स और ये 26 मार्क्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखे थे पहले पार्ट में, आपको पहले पार्ट में जाना है और अब सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फोर्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन the force system with the sketches. So force system मतलब क्या है? What is meant by force system? See, all forces are grouped. All forces are grouped, or forces are grouped according to their direction, according to their planes, according to their forces, according to the actions. So this group of the force is called as a force system. Force system का definition simple है। क्या बोला मैं आपको? Forces are grouped according to their directions, according to their actions, according to their planes, according to the line of forces. So these groups or this group of force is called as a force system. Now force system is divided into this as collinear forces, non-collinear forces, coplanar forces, non-coplanar forces, parallel forces. In parallel forces there are two types, like forces and unlike forces, and concurrent and non-concurrent forces. अब collinear force मतलब क्या? Those forces are passing in a straight line. एक सिंगल लाइन में से जो जाते हैं, those are the collinear forces. And different lines means in different directions forces are acting. These forces are called as non-collinear. जो एक लाइन में नहीं है उसको non-collinear. अब कोप्लेनर फोर्सेस, जैसे बोर्ड है, एक प्लेन है, एक प्लेन में जितने भी सारे फोर्सेस है, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्सेस। और जो फोर्सेस एक प्लेन में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नाउ पैरेलल फोर्सेस लाइक पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को पैरेलल है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं होते, दोस फोर्सेस आर कॉल्ड एज पैरेलल फोर्सेस। इसमें दो टाइप्स हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक फोर्सेस मतलब क्या? जिनकी डायरेक्शन भी एक ही है। सपोज ऑल फोर्सेस आर गोइंग अपवर्ड डायरेक्शंस, पैरेलल लेकिन अपवर्ड जा रही है, मतलब क्या हो गया? ये लाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस मतलब क्या है? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। पैरेलल है लेकिन एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे। दिस फोर्सेस आर कॉल्ड एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है कॉन्करेंट फोर्सेस। दोज फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट में से, जैसे मैंने यहां पे निकाला स्टार कनेक्शन, एक आ गया इधर से, एक आ गया इधर से। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या? जो अलग अलग पॉइंट में से जाती हैं उसको नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। ये डायग्राम्स, और ये आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, 2 बार आपको ये याद करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन? व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन? अब ये लॉ क्या करता है, देखते हैं क्या एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ मशीन, क्वेश्चन ऐसे था, व्हाट इज लॉ ऑफ मशीन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। लॉ ऑफ मशीन एक्सप्लेन करता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है? इट इज अ रिलेशन between work done, which is W, and the efforts taken to the work done, and the efforts taken by the machine, and effort taken by the machines. मतलब ये it is a relation between work done and the efforts. तो ये रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं? एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। P equals to, the relation equals to P means efforts, M into W means work done plus C। और ये ग्राफ से दिखाया जाता है। ऑन एक्स एक्सिस हम वर्क डन रखते हैं, वर्क डन W, और P को मतलब क्या है? एफर्ट्स को रखते हैं Y एक्सिस पे। और ये नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन हम थोड़ा सा एरर मान के चलते हैं। सो दिस इज द P इक्वल्स टू MW प्लस C, एंड N इज द नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स। सो नाउ m क्या? ये स्मॉल m इज द स्लोप, ये है स्लोप, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। हमने देखा है 9th स्टैंडर्ड में, इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, फ्रॉम द y एक्सिस उसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये इंटरसेप्ट है, c इज द इंटरसेप्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस भी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? सिग्निफिकेंस।
हाँ, सिग्निफिकेंस क्या होगा, कोई भी बताएगा सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या है, क्या लेना है, क्यों रिलेशन एक्सप्लेन करना है, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट एफर्ट टू कंप्लीट आवर वर्क डन। मुझे एग्जैक्ट एफर्ट चाहिए मेरा वर्क करने के लिए, उसको मिलिए, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, one can find the exact effort to do the work। बस इतना इसका सिग्निफिकेंस है। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। डिफाइन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है भाई, कोई भी। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, हाँ बोलो स्टैटिक क्या है। स्टैटिक एंड डायनामिक्स आर द ब्रांचेस ऑफ द अप्लाइड मैकेनिक्स। जो पढ़ रहे हैं हम उसके ब्रांचेस है। तो स्टैटिक्स is a branch of the applied mechanics in which the forces are acting on the body when body is at rest। जब body rest पे है तब स्टैटिक्स। Statics is a branch of applied mechanics which study all forces, which deals with the study of all forces acting on the body when body is at rest। और डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स also a branch of applied mechanics, it deals with the study of, किसका स्टडी करती है, all forces acting on the body when body is in motion। बॉडी जब मोशन में होती है तब डायनामिक्स, बॉडी एट रेस्ट तब होता है स्टैटिक्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा टाइम डालने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय आइडियल मशीन। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी मार्केट में जाके किसी को भी पूछोगे आइडियल मशीन तो आपको बताएगा, क्या बोलेगा, बोलो आइडियल मशीन। आइडियल मतलब क्या, आइडियल टीचर, मेरे ये आइडियल टीचर। आइडियल मतलब क्या, यस वो सब कुछ है, उसका कुछ भी गलत नहीं है। मतलब आइडियल मशीन मतलब क्या, द मशीन विच हैज इफिशियंसी 100%। मशीन विच हैज इफिशियंसी 100%। इफिशियंसी कितनी चाहिए उसमें, 100% इफिशियंसी, करेक्ट, विच हैज 100% efficiency and there is no friction is called as ideal machine। उसमें फ्रिक्शन भी 0 है और उसकी इफिशियंसी 100% है, उसको क्या बोलेंगे, नो फ्रिक्शन, उसको क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे क्या है, बोलो इफिशियंसी इज 100%, रो इज 100%, इफिशियंसी तो उसका 100%। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसमें, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसमें क्या होगा बोलो, फ्रिक्शन नहीं है, 100% इफिशियंसी, मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशो आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशो आएगा। एंड फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बोलो, और एक यस इसमें एरर ही नहीं है, तो आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट। सो आइडियल मशीन का डेफिनेशन क्या है, दोज मशीन्स हैव 100% efficiency and there is no friction in the machine। This machine is called as ideal machines। Its characteristics, उसको क्या है, पहला रो मतलब क्या, efficiency is 100%, there is no frictional force, mechanical advantage is equals to velocity, output equals to input। ये है सब ideal machines की characteristics। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो रेशो, एक रेशो है, किसका रेशो बोलो मुझे, यस इट इज अ रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ रेशो, ये रेशो है, इट इज अ रेशो ऑफ, किसका रेशो, मैंने क्या बोला उसको, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन आर, किसके बीच में का रेशो है? एफ और आर, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में का रेशो। मींस क्या होता है देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देखा है हमने फ्रिक्शन में। सो एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब म्यू मतलब क्या है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इट इज एफ बाय आर। सो म्यू इक्वल्स टू एफ बाय आर। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन, ये भी रेशो है। रेशो किसका है? फ्रिक्शनल फोर्स टू दी नॉर्मल रिएक्शन। अब नेक्स्ट है डिफाइन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ये भी आप बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th में 9th में साइंस में हुआ है। हम एक बार फिर से एक बार मैं बोलता हूं आपको। हाँ, क्या है बोलो? सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है? एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड मतलब क्या? सेंट्रॉइड, हाँ, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर, सेंट्रॉइड अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी समझो एक बोर्ड है, उसका एक पॉइंट, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट एट विच द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, जिसका सब कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या? द पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच द होल weight of the body is concentrated is called as a center of gravity. नोटबुक घुमाते हो ना आप बीच में उंगली रख के, वो तो आता है, लेकिन सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन नहीं आता है, बस वो घुमाना आता है सिर्फ। एक दिन नोटबुक ऐसा घुमा के पटक देगा ना, फिर समझना है। नेक्स्ट है राइट एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, कॉन्करेंट फोर्स का एनालिटिकल कंडीशंस। एनालिटिकल कंडीशन बहुत इजी है। देखो मैंने क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन लिख लो उधर से। एनालिटिकल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स मतलब कौन से फोर्सेस? मैंने बोला आपको कोलिनियर, कॉन्करेंट, कोप्लेनर, ये फोर्स आपको फिर से एक बार देखना। एनालिटिकल कंडीशन, एनालिटिकल कंडीशन देखो क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब क्या? all forces along x-axis, the sum of all forces along x-axis is 0, और summation of Fi मतलब क्या? the sum of all forces along y-axis वो भी है 0। ये analytical conditions for equilibrium for concurrent force system। concurrent force system के लिए ये condition है। concurrent मतलब क्या? एक पॉइंट में से जाने वाले, याद रखो। define force and its SI unit। अरे फोर्स बोलो, 6th स्टैंडर्ड से, जो सीबीएसई क्लास में पढ़ते हैं बच्चे वो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं। फोर्स क्या? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अरे फोर्स का डेफिनेशन बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्या? टू मूव एंड स्टेबल ऑब्जेक्ट, स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाने के लिए, और टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। बस गतिमान जो चीज है उसको स्टॉप करने के लिए, और जो स्टॉप जो चीज है उसको गतिमान करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी लगती है उसको हम फोर्स कहते हैं भाई। बस उसका न्यूटन भैया तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो उसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ये भी पूछा है, इतना चिंदी क्वेश्चन भी पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एफबीडी ऑफ लाइट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर। लैडर का फ्री बॉडी बहुत इजी है। लैडर का एफबीडी ऑफ लैडर, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर। देखो ये क्या होती है? ये दीवार और ये रास्ता जमीन, हम ऐसे लगाते हैं, लैडर लगाते हैं ऐसे। सो लैडर का क्या होगा? ये फोर्स, ये कहां पे काम करेगा भाई? ऊपर, करेक्ट। सो ये मैं फोर्स लिखता हूं एफ, हाँ, क्या लिखूं मैं? एफ जी ग्रेविटेशनल। इधर क्या लिखूं? एफ डब्ल्यू वॉल का फोर्स। हाँ, और कुछ? यस, यहां पे क्या है बोलो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस ये है W, ये काम कर रहा है वेट एट द सेंटर में। बस यही पॉइंट है। ये हमें एफबीडी मतलब क्या? एफबीडी मतलब क्या? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर। ये देखा हमने, फ्री बॉडी ऑफ लैडर डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस विथ स्केचेस एंड इट्स यूजेस। हम उसका यूज भी बताना है और ट्रायंगल लॉ क्या बताना है।
ट्रायंगल लॉ वेरी इजी, बोलो ट्रायंगल लॉ क्या बोलते हैं? इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग, कहां पे एक्ट कर रहे हैं बोलो? एट द साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स साइमल्टेनियसली, देन इट्स रिजल्टेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द थर्ड साइड। ये उसका ट्रायंगल लॉ, ये क्या हो गया? ट्रायंगल लॉ। इसका यूजेस कहां पे करते हैं बोलो? यस, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फर्स्ट, करेक्ट है। और सेकंड क्या है? फर्स्ट तो क्या है? टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, और सेकंड क्या है? सपोज दो फोर्सेस अगर दो साइड में काम कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम यहां पे रुकते हैं। थर्ड पार्ट आपको देखना ही है, बहुत जरूरी है। अगर आपको 26 मार्क्स चाहिए तो आपके जिंदगी का सवाल है भाई।